हेलो एवरीवन, स्टडी नेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू पीपल आर गुड एंड डूइंग वेल इन योर स्टडीज। क्लास 11th फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 के जो एक्सरसाइजेज हैं, जो अनसॉल्व प्रॉब्लम्स हैं, उसको सॉल्व करने की सीरीज में टुडे इज लेक्चर नंबर 12। आज लेक्चर नंबर 12 में हमारी जो चैप्टर नंबर 2 है यानी एक्सरसाइज 2 है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसके कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अर्लियर हमने 11 तक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और उन क्वेश्चंस के माध्यम से आपने फिजिक्स को सीखा है, समझा है और अपने फिजिक्स पर जो कमांड है, अपनी फिजिक्स की जो अंडरस्टैंडिंग है, उसको और बेहतर करी है। बट हियर उसी कारवां को, उसी हमारा जो सिलसिला है उसको आगे बढ़ाएंगे और कुछ बचे हुए सवालों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बिफोर आई बिगिन दिस द होल कॉन्टेंट, ये जो कंटेंट है, ये जो थ्योरेटिकल कंटेंट है, आप इसके बारे में जानते हैं, ये आप पढ़ ही लेंगे। इन्हीं कंटेंट पर बेस्ड ये सारे न्यूमेरिकल्स है। नाउ एक्सरसाइज 2 का जो प्रॉब्लम नंबर 2.12 है, उसमें 4 ग्राफ दिया है। आप देखिए, हम कह रहे हैं 4 ग्राफ दिया है, ग्राफ ए टू डी। तो आप इसको समझ सकते हैं, यू कैन कंसीडर दिस एज ए एंड यू कैन कंसीडर दिस, अगर हम बात करें तो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। आपसे बोल रहा है कि आप इनको बताइए which of these cannot possibly represent one dimensional motion of a particle। इनमें से कौन सा ग्राफ जो है वन डायमेंशनल मोशन को पॉसिबली रिप्रेजेंट नहीं करता, which cannot represent। देखिए, वन डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या है? जनरली मोशन इन स्ट्रेट लाइन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक सीधी रेखा में आगे बढ़ता है, स्ट्रेट लाइन आगे बढ़ता है, तो हम उसको कहते हैं वन डायमेंशनल मोशन या मोशन इन स्ट्रेट लाइन। एक जनरल परसेप्शन है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में जब आगे बढ़ेगा। अब इनमें से आपको पूछा है कि चारों में से कौन सा नहीं। देखिए, ऑल फोर आर इम्पॉसिबल। जी हाँ, इसका अगर आप आंसर बताऊं तो आई विल से ऑल फोर आर इम्पॉसिबल, चारों नहीं है। ठीक है, चारों में से कोई भी वन डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। अब डेफिनेटली आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ऐसा क्यों सर, क्यों नहीं रिप्रेजेंट करता? देखिए, एक है एक्स और टी का ग्राफ। एक्स यानी कि पोजीशन, पोजीशन और टाइम का ग्राफ, वी और टी वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, स्पीड और टाइम का ग्राफ है, और टोटल पाथ लेंथ यानी टोटल कितनी लेंथ कवर करी है और उसका टाइम का ग्राफ है। एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। अब जब आप वन डायमेंशनल मोशन करेंगे, जब आप 1D में चलेंगे, जब आप सीधी रेखा में चलेंगे, तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आपकी पोजीशन बदलेगी। ऑब्वियस बात है, या नहीं बदलेगी तो पोजीशन वही रहेगी अगर आप रेस्ट में हो जाएंगे तो। देखिए, आप यहाँ पे देखो, इंटरेस्टिंगली अगर आप देखोगे, मैं कोई एक पर्टिकुलर टाइम लेता हूँ, मान लो टी। अब देखो, इंटरेस्टिंगली जब मैं ले रहा हूँ टाइम, व्हेन आई एम टेकिंग टाइम टी इज इक्वल टू टी, तो उस वक्त एक ये पोजीशन है, एक ये पोजीशन है। सर ये कहाँ पॉसिबल है? एट एनी पर्टिकुलर टाइम दो जगहों पे होना, तो सीधी रेखा में चलने में तो ये पॉसिबल नहीं है। तो फॉर पर्टिकुलर टाइम, for a particular time two different position is not possible। हमारा दो डिफरेंट पोजीशन यहाँ पे ले रहा है पार्टिकल, इज नॉट पॉसिबल, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। टू डिफरेंट पोजीशन इज नॉट पॉसिबल, टू डिफरेंट पोजीशन इज नॉट पॉसिबल। आप समझ पा रहे हैं? क्या समझ पा रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर एक पार्टिकल है, वो x1 पर भी है और x2 पर भी है, मतलब 5 सेकंड बाद आप 5 मीटर पे भी रहें, 10 मीटर पे भी रहें। ये संभव है? नहीं संभव है अगर आप स्ट्रेट लाइन चल रहे हैं तो, पहली चीज। ठीक है, अगला वेलोसिटी की बात करिएगा। अब वेलोसिटी की हम बात करेंगे। नाउ सी हियर सेम प्रॉब्लम। वेलोसिटी में भी अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम देखेंगे, तो मान लो ये टाइम फिर से हमने लिया t इक्वल टू टी, एक t1 या t1 टाइम पे ले लो। चलो आप t1 टाइम पे ले लो। ठीक है, तो t1 टाइम पे आप देख पा रहे हैं कि यहां कुछ और वेलोसिटी है, यहां कुछ और वेलोसिटी है, यानी कि दो, एक पॉजिटिव की तरफ वेलोसिटी है, इधर पॉजिटिव की तरफ वेलोसिटी और इधर नेगेटिव की तरफ वेलोसिटी है। यानी कि आप देख पा रहे हैं कि एक ही समय में दो डायरेक्शन हो। वेलोसिटी बेसिकली स्पीड की डायरेक्शन, स्पीड डायरेक्शन के साथ बताता है। तो एक ही समय में एट अ पर्टिकुलर टाइम दो डायरेक्शन में जाना, तो ये तो पॉसिबल है नहीं ना सर। सो दिस इज ऑल्सो फिजिकली नॉट पॉसिबल। तो आप क्या कहेंगे इसको कि सर पार्टिकल हैज टू डिफरेंट वेलोसिटी या वेलोसिटी इन टू डिफरेंट डायरेक्शन। तो यहां पे लिखेंगे कि फॉर अ पार्टिकल, फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, फॉर अ पर्टिकुलर टाइम या फॉर अ पर्टिकुलर टाइम
फॉर अ पर्टिकुलर टाइम वेलोसिटी इन टू डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव भी है और वेलोसिटी पॉजिटिव भी है, ये संभव नहीं है। वेलोसिटी इन टू डिफरेंट डायरेक्शन इज नॉट पॉसिबल। डिफरेंट डायरेक्शन, दो डिफरेंट डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाए, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। चलिए अब आइए प्रॉब्लम नंबर या ग्राफ नंबर सी। ग्राफ नंबर सी में कह रहा है स्पीड और टाइम का ग्राफ। तो सर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, स्पीड कभी नेगेटिव हो सकती है? नहीं सर, स्पीड कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। आप समझिए, समझने की कोशिश करिए। वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ में वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, लेकिन एक ही समय में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों नहीं हो सकती। मैंने ये नहीं कहा कि वेलोसिटी नीचे नहीं जा सकती, वेलोसिटी नीचे जा सकती है, वेलोसिटी ऊपर भी जा सकती है। वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, लेकिन किसी पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी ऊपर भी हो, वेलोसिटी नीचे भी हो, भाई साहब ये वन डायमेंशनल मोशन में पॉसिबल नहीं है। लेकिन स्पीड तो कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, स्पीड तो कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो स्पीड के लिए तो कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो इसलिए इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ग्राफ नंबर सी में आप कहेंगे, ये जो हमारा सी ग्राफ है, कि स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, और यहां पर नेगेटिव स्पीड बता दिया, तो सर ये पॉसिबल है ही नहीं है किसी भी टाइम पर, इसीलिए ये भी गलत है, ये भी आपका इम्पॉसिबल है। ठीक है, अगला ये था हमारा सी वाला पोर्शन, ये हमारा क्या था? सी पोर्शन था, दिस वाज आवर सी पोर्शन। ठीक है, ये हमारा क्या था? सी पोर्शन का ग्राफ था। अब डी पोर्शन में क्या हो रहा है? डी पोर्शन में क्या हो रहा है? डी पोर्शन में आपसे बोल रहा है टोटल पाथ कवर। तो चलो 0 सेकेंड पे थे, ठीक है, बढ़ते गए, टाइम t इक्वल टू t1 आया, मान लो 5 सेकेंड आया, तो 5 सेकेंड तक मान लो आपने 10 मीटर कवर कर लिया था, 10 मीटर तक कवर कर लिया था। लेकिन अगले 5 सेकेंड में वो टोटल पाथ घट कैसे जाएगा? टोटल पाथ कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, कैन नॉट डिक्रीज्ड। आप अगर चल रहे हैं या नहीं भी चल रहे हैं तो टोटल पाथ या तो 0 हो जाएगा या बढ़ेगा, टोटल पाथ कभी घट तो सकता ही नहीं है। अगर आप कहीं भी जा रहे हैं, अगर आप मोशन में हैं, तो टोटल पाथ हमेशा बढ़ता रहेगा। टोटल पाथ कैन नेवर बी डिक्रीज्ड, टोटल पाथ घट नहीं सकता है। सो टोटल पाथ कवर्ड, ये ग्राफ ऊपर जाए वहीं पर रहे, ऊपर जाए वहीं पर रहे। भाई अब नहीं चलोगे तो टोटल पाथ कांस्टेंट है, चल रहे हो तो टोटल पाथ बढ़ रहा था, नहीं चल रहे थे तो टोटल पाथ कांस्टेंट था। लेकिन ये थोड़ी ना होगा कि टोटल पाथ घट जाएगा, तो टोटल पाथ कभी भी घट नहीं सकता। तो आप कहिएगा कि टोटल पाथ कैन नेवर बी डिक्रीज इन अ मोशन, एक मोशन में कैन नेवर बी डिक्रीज इन अ मोशन, मोशन में टोटल पाथ कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकता, कम नहीं हो सकता, कांस्टेंट हो जाएगा एक समय पे। तो ये चारों पॉसिबल नहीं है। रीजन मैंने आपको समझा दिया। क्या रीजन था? पहले का रीजन आई एम रिपीटिंग अगेन, पहले का रीजन ये था कि एक समय पर दो डिफरेंट पोजीशन पॉसिबल नहीं है। एक समय पर नेगेटिव वेलोसिटी भी आना, पॉजिटिव वेलोसिटी भी आना, ये भी संभव नहीं है। एक ही समय पर एक पर्टिकुलर टाइम पर नेगेटिव वेलोसिटी भी आना, पॉजिटिव वेलोसिटी भी आना, ये दोनों संभव नहीं है, इसलिए ये वाला गलत हो गया। स्पीड कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, इसलिए ये भी संभव नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया। और टोटल पाथ जो कवर किया गया है, इट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड या डिक्रीज्ड इन अ मोशन, मोशन में वो कांस्टेंट हो जाएगा बट लेकिन समय के साथ घट नहीं सकता। लेकिन यहां कह रहा है समय के साथ, मतलब 5 सेकंड तक आपने 10 मीटर चला था और 10 सेकंड तक आप 0 चल रहे हो, तो ये संभव नहीं है, इसलिए यहां पर गलतियां थी। ठीक है, नाउ ये आपको समझ में आया होगा, और तो इसलिए मैंने यहां पर पहले लिख दिया कि ऑल 4 आर इम्पॉसिबल। अब आएंगे प्रॉब्लम नंबर 2.13 में। सी हियर 2.13 बहुत अच्छा सवाल है, समझिएगा। कह रहा है कि एक फिगर अगेन दिया हुआ है, यहां पे फिगर, वो एक्सटी प्लॉट के बारे में बता रहा है। एक्सटी प्लॉट का मतलब है पोजीशन और टाइम का ग्राफ। ठीक है, अब एक्सटी प्लॉट के बारे में बता रहा है, कह रहा है, और सेम है वन डायमेंशनल मोशन। माय डियर समझिएगा, वन डायमेंशनल मोशन ही है। ठीक है, इज इट करेक्ट टू से फ्रॉम द ग्राफ that particle moves in straight line for t tending to less than 0 on a parabolic path for t tending to more than 0? If not, suggest a suitable physical context for this graph. देखिए उसके कहने का मतलब क्या है? उसके कहने का मतलब होता है कि ये जो ग्राफ है, अच्छा ये स्ट्रेट लाइन है क्या? नहीं, दिस इज नॉट द स्ट्रेट लाइन, दिस नॉट द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये किस में है? पैराबोलिक पाथ पर है।
पैराबोलिक पाथ का मतलब क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2 डिग्री इक्वेशन, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या फिर y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर आप लेते हैं, तो जो 2 डिग्री इक्वेशन होती है पैराबोलिक इक्वेशन होती है। तो ये बोल रहा है कि क्या ये प्रोजेक्टाइल बता रहा है क्या? आप समझने की कोशिश करिए, क्या एक्सटी ग्राफ प्रोजेक्टाइल बता रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप हमेशा समझिएगा, जो एक्सटी ग्राफ है ये कभी भी प्रोजेक्टाइल नहीं बताता, ठीक है? ये प्रोजेक्टाइल नहीं बताता। प्रोजेक्टाइल वर्ड में यूज कर रहा हूं, सम ऑफ यू में फील थोड़ा सा इंफीरियर लग सकता है आपको। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आपको आगे थ्योरी में पढ़ाया जाएगा, और बाकी जो पैराबोला वगैरह है वो आप पहले भी पढ़ चुके हो। तो ये प्रोजेक्टाइल नहीं बताता, तो ये इसके लिए एक सूटेबल फिजिकल कॉन्टेक्स्ट पूछ रहा है कि फिर ये किस सिचुएशन में ग्राफ बनाया गया है, दिस ग्राफ इज मेड इन विच सिचुएशन। देखिए ये ग्राफ, अगर आप एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस की बात करें तो ये जो ग्राफ है ये बेसिकली एक बॉल को नीचे ड्रॉप किया गया है, आप समझने की कोशिश करिए, ठीक है? तो बॉल या बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टावर, समझ गए? तो तब बनेगा ये, कैसे बनेगा चलिए समझाता हूं। पैराबोलिक पाथ है, ठीक है, 40 इज मोर देन 0, ये कैसा है आपका? पैराबोलिक पाथ है, पैराबोलिक पाथ है। ये जो कॉन्टेक्स्ट है ये बोल रहा है अ ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टावर, किसी ऊंचाई से ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया है। अब देखिए इसका मैं आपको लॉजिक दूंगा, ऐसा मैंने क्यों कहा। इसको समझने के कई तरीके हैं, इसको समझने के कई तरीके हैं। क्या क्या तरीके बन सकते हैं? देखिए आप यहां पे एक बात समझिएगा, पोजीशन बहुत तेजी से गिर रही है, इसका मतलब है कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। क्या होता है, पोजीशन और टाइम का जो ग्राफ होता है उसका जो स्लोप होता है, उसका जो स्लोप होता है वो क्या बताता है? वेलोसिटी बताता है। आपको दिख रहा है कि समय के साथ स्लोप बढ़ता जा रहा है, यहां पर स्लोप कम है, यहां पे स्लोप ज्यादा है, यहां पे स्लोप ज्यादा है। पैराबोला में समय के साथ स्लोप बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब है कि वेलोसिटी जो है वो बिल्कुल भी क्या है आपकी? कांस्टेंट है नहीं सर, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो ऐसा तभी होता है जब हम ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं, कहां से? किसी टावर से, किसी ऊंची जगह से। तो शुरू में वेलोसिटी कितनी है? 0। तो t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0, और फिर जब धीरे धीरे उसमें ग्रेविटी लगती है तो और बहुत तेजी से नीचे पहुंचता है, और नीचे पहुंचते टाइम उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है, अगर एक जनरल कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो। यानी कि यहां पर आप जो कह सकते हैं वो ये कह सकते हैं कि जब बॉल को हम नीचे की तरफ ड्रॉप करेंगे तो इस सिचुएशन में ये उसी सिचुएशन का ग्राफ है, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो आप यहां रखिएगा एट t इक्वल टू 0 वेलोसिटी इक्वल टू 0, है ना? और तो यहां पर बात करेंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो जब आप यहां पे लेंगे x, a को हम माइनस जी लिख सकते हैं, वो सब हम बाद में बात करेंगे। तो s इक्वल टू, अगर हम बात करें तो u 0 है, क्योंकि u 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो 1/2 ए टी स्क्वायर। तो यहां से आप देखेंगे कि y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ है, s पोजीशन हो गया और t आपका क्या हो गया? टाइम हो गया। तो y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ है ये, ठीक है? तो चलिए, सो दिस इज द बेसिक आइडिया, करेक्ट? आपके समझने के लिए था। नाउ आपसे पूछा था उस क्वेश्चन में कि वो ग्राफ किसको बता रहा है, तो वो एक बॉडी को ड्रॉप किया गया उसको बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 2.14, देखो ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है अ पुलिस वैन मूविंग ऑन अ हाईवे with a speed of 30 km per hour fires a bullet at a thief's car speeding away in the same direction with a speed of 192 km per hour। इतनी सी बात उसने कही आपसे, करेक्ट? अब सुनिए क्या कह रहा है वो ये आपसे कह रहा है कि द मजल स्पीड ऑफ द बुलेट इज 150 मीटर पर सेकेंड। मजल स्पीड का मतलब होता है जिस स्पीड से बुलेट निकली है, 150 मीटर पर सेकेंड। विद व्हाट स्पीड डज द बुलेट हिट द थीफ्स कार? किस स्पीड से जो बुलेट है वो कार को लगेगी? अब देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं हल्का सा बता, ये बहुत आसान है, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। कैसे है समझने की कोशिश करिए। नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड किस तरीके का यहां पे क्वेश्चन बन रहा है, आप इसको समझने की कोशिश करिए। मैंने आपसे कहा कि आई हैव अ रोड, इस रोड में एक पुलिस की, इन दिस रोड there is a police van, there is a police van, just give me one more second, थोड़ा सा अब देखिए यहां पे समझने की कोशिश करिए। यहां पर क्या है, व्हाट इज हियर? एक पुलिस वैन है
जो किस स्पीड से चल रही है, जो किस स्पीड से चल रही है, विच इज रनिंग विद विच स्पीड, चलिए लुक हियर, विच इज रनिंग विद स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। इसमें एक बंदा बैठा है और उसने फायर करी है बुलेट, यानी इस पे, यहां पे आप बैठ के इस कार पे, जिस कार की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, पुलिस वैन की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, इस पर बैठकर एक बंदे ने क्या करी है, बुलेट फायर करी है, और बुलेट की स्पीड है 150 मीटर पर सेकेंड। माय डियर ध्यान से समझिएगा, और बुलेट फायर करने वाला कहां बैठा है, इस वैन में बैठा हुआ है। यहां पर एक थीफ है, वो भाग रहा है, अवे जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, और थीफ की जो स्पीड है वो 192 किलोमीटर पर आवर, यानी कि चोर की जो कार है वो बड़ी स्टाइलिश कार है। आपने देखी होगी पिक्चर धूम वूम में, जो बड़ी स्टाइलिश कार लेके चलते हैं, और इसमें बैठा है बंदा और चला भी बहुत तेज रहा है। किससे चला रहा है, 192 किलोमीटर पर आवर चला रहा है। आप समझ रहे हो ना, मतलब वो इतनी तेज भाग रहा है कि पुलिस वाले की कार को उसको पकड़, पुलिस के पास पुरानी जीप है, पुलिस के पास वही सरकारी पुरानी जीप है, चोर के पास बड़ा स्टाइलिश कार है, तो कार लेके भाग रहा है वो सेम डायरेक्शन में। लेकिन ये भूल गया चोर कि पुलिस के पास जो है बंदूक भी है भाई साहब, और बंदूक होने का नुकसान और फायदा दोनों है। वो वहां से क्या करेगा, गोली मारेगा। अब आप कहोगे सर गोली चोर को लगेगी नहीं, तो एक काम करता हूं, इन भाई साहब को मैं एक काम करता हूं, ऊपर बिठा देता हूं, चलो। नहीं, आप कहोगे सर गोली तो यहां से निकल जाएगी बाहर, तो इनको मैं यहां बिठा दिया, अब तो गोली लगेगी इनको, वरना जब पढ़ोगे ना तो तरह तरह के सवाल आएंगे। ये है थीफ, ये आई गोली, वाह, और ये गोली पक्का इस थीफ को लगनी है। गलत काम करेगा तो सर गोली तो मिलेगी ना सर। ओ भाई साहब, ठीक। अब देखो क्वेश्चन पूछा है, विद व्हाट स्पीड डज द बुलेट हिट द थीफ्स कार। चलो थीफ के कार को या थीफ को, क्योंकि कार नीचा बनाया था मैंने, तो मैंने थीफ बना दिया वहां, बट आप प्रॉब्लम सॉल्व करो, ये सब एंटरटेनमेंट के लिए है। किस स्पीड से इसको लगेगी, ये स्पीड आपको चाहिए। अब देखो दो तीन चीजें हैं, कुछ नहीं है, ये तो सर ऐड करने का और माइनस करने का काम है, उससे ज्यादा तो कुछ काम ये है नहीं। ये ऐड करने का और माइनस करने का ही काम है, उससे ज्यादा कुछ काम ये है नहीं। सबसे पहले आप बात करोगे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ठीक है, रिलेटिव स्पीड ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड। सबसे पहले आप देखो, आपके पास है स्पीड ऑफ कार। अब सुनो, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले आपको चाहिए स्पीड ऑफ कार। स्पीड ऑफ कार कितना है, 30 किलोमीटर पर आवर। सर मुझे मीटर पर सेकेंड में बताना है। हमेशा याद रखिएगा, जब भी डाउट हो कि स्पीड को हम किस में रिप्रेजेंट करें, हमेशा आप एसआई जो है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल एसआई यूनिट का यूज करिएगा, तो मैं मीटर पर सेकेंड में सारे आंसर निकालूंगा, क्योंकि यहाँ पे हमको स्पेसिफाई कुछ किया नहीं है कि किस में बताइए, बस उसने स्पीड पूछी है, किस में, यूनिट नहीं था, ठीक है। 30 किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने आपको पहले बताया था कि 30 इंटू 5/18 कर दोगे तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा स्पीड ऑफ द कार। तो कार की जो स्पीड है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, इफ यू मल्टीप्लाई दिस अप, तो आ रही है 8.33। तो सर 8.33 है, ठीक है, 8.33 मीटर पर सेकेंड। एंड स्पीड ऑफ पुलिस वैन, ठीक है जी, क्या है, पुलिस वैन, वो कितनी है, स्पीड ऑफ पुलिस कार, सॉरी ये तो था ही, स्पीड ऑफ बुलेट ले लो, स्पीड ऑफ पुलिस कार तो हो ही गया, स्पीड ऑफ बुलेट, बुलेट की स्पीड कितनी है, 150 मीटर पर सेकेंड। यानी कि स्पीड ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ज्यादा तेजी से है, क्योंकि ये भी इधर जा रहा है और जो बुलेट फायर कर रहा है वो ऐसी गाड़ी पर बैठा है जो खुद चल रही है। तो स्पीड ऑफ बुलेट जो होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी हो जाएगी, जोड़ दो दोनों को, रिलेटिव स्पीड की बात कर रहा हूं मैं, तो कितनी हो जाएगी, 150 प्लस 8.33, दोनों की सेम यूनिट कर दी, 158.33
मीटर पर सेकेंड, यानी कि कुल मिला के इस स्पीड से बुलेट फायर की गई है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। कार के रेस्पेक्ट में 150 से ही फायर की गई है, लेकिन क्योंकि कार की भी कुछ स्पीड है इसलिए ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो बुलेट फायर करी गई है वो 158.33 फायर करी गई है। ठीक है, अब स्पीड ऑफ थीफ कार जो है वो तो कितना 192, इसको भी कर लो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लो। तो स्पीड ऑफ जो थीफ कार होगी, चोर की जो कार होगी, दैट इज 192 किलोमीटर पर आवर। ये भी मैंने आपको समझाया था कि मीटर पर सेकेंड के लिए क्या करिए, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या 3.6 से आप भाग भी दे सकते हैं, वो भी एक तरीका होता है। तो मीटर पर सेकेंड, तो जब आपने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आ गया 53.33। कितना आ गया जी, 53.33 मीटर पर सेकेंड। नॉट बैड, नो प्रॉब्लम। तो भैया अब बताओ, पुलिस की कार से तो तेज चल रहे हो लेकिन बुलेट से तेज थोड़ी नहीं चल रहे हो, बुलेट तो बहुत तेज है और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो और तेज है। तो क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं इसलिए माइनस करना पड़ेगा हमें। तो याद रखिएगा कि स्पीड एट विच यानी कि यहां से कंबाइंड जो गोली आई वो आई 158 से, और ये बंदा कितने से चल रहा है, 53 से। तो 53 वाले को 158 से जब गोली लगेगी सेम डायरेक्शन में जब चल रहा होगा तो माइनस करना पड़ेगा रिलेटिव के लिए। यानी कि जब ये चोर पुलिस की तरफ चल रहा होता, जब ये चोर कहां चल रहा होता, पुलिस की तरफ चल रहा होता, तब इस बेचारे चोर को ज्यादा तेज लगती बुलेट। बट ठीक है, कोई बात नहीं है, डोंट वरी। तो स्पीड एट विच बुलेट हिट्स द थीफ कार, हिट करेगी थीफ के कार को, माइनस कर दो, थीफ्स कार इज इक्वल टू 158 से टोटल बुलेट आई और माइनस 53.33 मीटर पर सेकेंड हुआ, तो 105 मीटर पर सेकेंड से लगेगी। बेचारा नहीं बच पाएगा, बट ठीक है। चलिए, एक रिलेटिव मोशन का था, इन दोनों को हमने जोड़ा क्योंकि ये दोनों एक ही पर हैं, भले डायरेक्शन सेम है, ये दोनों एक साथ हैं, और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकाला। और क्योंकि ये यहां जा रहे हैं और ये भी इसी दिशा में जा रहा है, दोनों अलग अलग हैं, तो माइनस करना पड़ेगा। क्योंकि अगर थीफ अपोजिट आ रहा होता तो ज्यादा चोट लगती है उसको, लेकिन थीफ तो उसको हम जोड़ देते, ज्यादा तेजी से रिलेटिव जो स्पीड होती है बुलेट की वो ज्यादा तेज होती, लेकिन अपोजिट जा रहा तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रॉब्लम नंबर 2.14। अब जो रिमेनिंग प्रॉब्लम है हमारे इस यूनिट का, उनको हम फिनिश कर देंगे। ग्राफिकल प्रॉब्लम्स बचे हुए हैं, दोज विल बी फिनिश्ड इन next lecture. Okay, so this is it here in this lecture. Thank you everyone and I wish you good luck. लेकिन अगर आपको कोई अपडेट चाहिए, इफ यू नीड एनी अपडेट, तो हमारे इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से सारी क्लासेस की पीडीएफ्स, लिंक्स, अपडेट सारी मिल जाएगी, और स्टडी नेशन 04 पे आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड गुड लक।